जानते हैं, कभी कभी ना बड़े बड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स को समझने का रास्ता बड़ी अनएक्सपेक्टेड जगहों से मिल जाता है। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम भूगोल के एक सॉल्व्ड एग्जाम पेपर के जरिए अपनी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, बल्कि ये हमारी दुनिया को देखने का एक नक्शा है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो सवाल ये है कि एक सॉल्व्ड एग्जाम पेपर हमें हमारी दुनिया के बारे में क्या सिखा सकता है? असल में बहुत कुछ। ये पेपर हमें सिर्फ सही जवाब नहीं बताता, बल्कि ये हमें वो नजरिया देता है जिससे ज्योग्राफी एक्सपर्ट्स हमारी पृथ्वी और हम इंसानों के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को समझते हैं। ये एक सफर है और हर सवाल एक नया मोड़। तो इस सफर में हमारा पहला कदम जाहिर है फाउंडेशन को समझना होगा, और भूगोल में ये फाउंडेशन है मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। ये वो फील्ड है जो सीधे सीधे हम इंसानों और हमारी पृथ्वी के साथ हमारे रिश्ते की बात करती है। एलन सी सिंपल की ये परिभाषा देखिए कितनी गहरी बात कहती है। ये अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच लगातार बदलते रिश्तों का अध्ययन है। मतलब ये सिर्फ जमीन और लोगों की स्टडी नहीं है, नहीं, ये उनके बीच के उस डायनामिक इंटरैक्शन की कहानी है जो कभी रुकता नहीं। तो ये इंटरैक्शन होता कैसे है? इसे बेहतर समझने के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी को कई ब्रांचेस में बांटा गया है। जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये देखती है कि लोग कहाँ और कैसे रहते हैं। अर्बन ज्योग्राफी शहरों पर फोकस करती है, और इसी तरह पॉलिटिकल और सोशल ज्योग्राफी इंसानी समाज के अलग अलग पहलुओं को खंगालती है। देखिए, भूगोल की कहानी ना असल में लोगों की ही कहानी है, और जब हम लोगों की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? पॉपुलेशन। हम कितने हैं, कहाँ रहते हैं, और वक्त के साथ हमारी संख्या कैसे बदल रही है। जरा इस आंकड़े को देखिए। 21वीं सदी की शुरुआत में ही दुनिया की आबादी 600 करोड़ के पार थी। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। ये हमें एहसास दिलाता है कि इस प्लैनेट पर इंसानों का स्केल कितना विशाल है। और जरा सोचिए, हर एक इंसान रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है और एनवायरनमेंट पर अपना असर छोड़ता है। तो इतनी बड़ी आबादी के दबाव को हम मापते कैसे हैं? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम आता है जिसे कहते हैं कायिक घनत्व या फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ये सिर्फ टोटल लैंड पर आबादी नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि खेती करने लायक जमीन पर कितना दबाव है। मतलब वो जमीन जिस पर असल में खेती हो सकती है, जो हमें खाना दे सकती है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो बताती है कि सोसाइटीज वक्त के साथ कैसे इवॉल्व होती हैं। इसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं। पहले स्टेज में जन्म और मृत्यु दोनों दरें बहुत ज्यादा होती हैं। फिर दूसरे स्टेज में बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से मृत्यु दर तो घट जाती है, जिससे पॉपुलेशन एकदम से बढ़ती है। और फिर फाइनल स्टेज में जन्म दर भी कम हो जाती है और पॉपुलेशन स्टेबल होने लगती है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी आबादी अपना पेट कैसे भरती है, अपना गुजारा कैसे करती है? इसका जवाब छिपा है हमारी इकोनॉमी और एग्रीकल्चर में। ये इस बारे में है कि हम कैसे काम करते हैं, क्या उगाते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं। देखिए, हमारे जो भी काम हैं उन्हें मोटे तौर पर कुछ कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। कुछ काम सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हैं, जैसे पशुपालन। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर या टीचर जैसी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं जो नॉलेज पर आधारित हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि हमारी इन एक्टिविटीज का असर हमारे एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है, जैसे वाटर पोल्यूशन। अब खेती की बात करें तो यहाँ भी बहुत वैरायटी है। एक तरफ है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जहाँ हजारों एकड़ के बड़े बड़े खेतों पर मशीनों से गेहूं मक्का उगाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ है मिक्स्ड फार्मिंग, जहाँ फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन भी होता है और जानवरों के लिए चारे की फसलें भी उतनी ही जरूरी होती हैं। अच्छा, खेतों और फैक्ट्री के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होता है, और वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनका कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल सीधे खेतों से आता है। सोचिए, गेहूं से बिस्किट बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ये सब इसी में आता है। अब देखिए, किसी भी इकोनॉमी का इंजन चलाने के लिए दो चीजें चाहिए। एक संसाधन यानी रिसोर्सेज, जिनसे एनर्जी और कच्चा माल मिलता है, और दूसरा परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, जो सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। चलिए इन्हें देखते हैं। सोचिए, अगर बहुत भारी सामान को बहुत दूर भेजना हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि ना सिर्फ ये सबसे सस्ता पड़ता है, बल्कि इसकी कैपेसिटी भी जबरदस्त होती है। एक बड़ा जहाज जितना सामान ले जा सकता है, उतना कोई और नहीं।
इसीलिए तो आज दुनिया का ज्यादातर ट्रेड समंदर के रास्ते ही होता है। तो हमारी इस मॉडर्न दुनिया की मशीन चल किससे रही है? इसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसका ज्यादातर जवाब है जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स। कोयला, पेट्रोलियम, ये सब लाखों साल पहले दबे हुए पेड़ पौधों और जीवों से बने हैं। एनर्जी तो इनसे बहुत मिलती है, पर एक दिक्कत है, ये लिमिटेड है और एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो हमने पॉपुलेशन, इकोनॉमी, रिसोर्सेज, इन सब पर बात कर ली। अब इन सारे धागों को जोड़कर देखते हैं कि भविष्य में हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं। आखिर ये सब आपस में जुड़ा कैसे है? और ये जो बात है ना, ये पूरी डिस्कशन का निचोड़ है। जैसे जैसे हमारी लाइफ बेटर हो रही है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, हमारी एनर्जी की जरूरतें भी आसमान छू रही हैं। पर इसके साथ एक वार्निंग भी है कि हमें अपने लिमिटेड खनिजों को, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। ये असल में ग्रोथ और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस बनाने की बात है। और यहीं पे आके हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। ये कोई किताबी सवाल नहीं है, ये एक असली चैलेंज है जो हम सबके सामने है। इस सॉल्व पेपर ने हमें ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स तो सिखा दिए, पर ये आखिरी सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस नॉलेज को लेकर हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए करेंगे क्या।